तो रिवीजन तो सभी लोग कर लेते होंगे ना, कि पढ़ाया जाता है कि नहीं? नहीं ये है रिवीजन करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते हैं। नहीं करते? नहीं कर लिए करिए, क्योंकि जब रिवीजन करेंगे तभी जो है आगे की चीज़ें और बेहतर ढंग से आप लोग समझ पाएंगे। नहीं भी पढ़ाने का मतलब ही रिवीजन सही से नहीं हो पाया, नहीं तो किताबों में से रखा रहेगा फिर बाद में जो चीज़ें थोड़ा मुश्किल कर जाती है। बाकी अधिक से अधिक तो कोशिश करते हैं कि नोट करा दें, क्योंकि लेक्चर तो जान देंगे, लेक्चर जो है बहुत सारी चीज़ें अभी याद है, फिर बीच में कुछ दिन बाद या 2-4 दिन बाद चीज़ें मिस कर रहे हैं। तो टॉपिक कंप्लीट हो गया था ना? निर्वाचन आयोग हो गया था ना? निर्वाचन आयोग की हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो हो गया था ना? क्षेत्रीय राजनीतिक दल हुआ नहीं, निर्वाचन भी हुआ था, चले गए थे क्या? निर्वाचन पे भी जो है अपनी बात की थी। तो आज स्थानीय स्वशासन की बात होगी। तो स्थानीय स्वशासन जो है आपकी टॉपिक है कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्थानीय स्वशासन जो है, जिस प्रकार से आपने राज्य व्यवस्था में पढ़ा कि पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन में आपका जो है पंचायती राज व्यवस्था, नगरपालिका, ये दो आते हैं, है ना? जैसा कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, ये दोनों आपके पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 73वां आपके पंचायती राज से और 74वां आपके नगर। तो इन दो आधारों में उसी पे आपने देखा होगा कि 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था में 11वीं अनुसूची जोड़ी और 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी, जिनमें एक में 29 विषय रखा गया, दूसरे में 18 विषय रखे गए। और आप ये भी जानते हैं कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? नेहरू जी के कार्यकाल में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ स्थापित की है? राज व्यवस्था में आप लोग के साथ ये याद रखेगा, पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय शासन। और स्थानीय शासन का क्या मतलब? पंचायती राज व्यवस्था मतलब विकास में स्थानीय लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना। इसीलिए तो किया गया। 73वां संविधान संशोधन जब हुआ तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि स्थानीय लोगों को विकास में क्या करना है, शामिल किया जाना, विकास में उनकी भागीदारी। और उसके बाद क्या है कि स्थानीय लेवल पर प्रशासन जो है आपका, वहाँ पे क्या हो, विकेंद्रीकरण, कि स्थानीय तत्वों को उसमें क्या किया जाए, भागीदारी दी जाए। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि विधानसभा है, संसद भवन है, सांसद चुने जा रहे हैं, उसी प्रकार से स्थानीय शासन की प्रणाली भी क्या की गई, स्थापित की। आपने देखा होगा कि ब्रिटिश काल था, तो जो लॉर्ड रिपन का समय था, तो उस समय से आपने देखा होगा कि स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। उस समय जब पढ़ाया गया होगा आपको मॉडर्न इंडिया, तो उस समय जो चीज़ों की चर्चा की गई हुई, लॉर्ड रिपन की जब चर्चा की गई हुई 1884 का कार्यकाल है ना, उसी समय ये हुआ था कि जो भारतीय मजिस्ट्रेट भी जो ब्रिटिश नागरिकों के भी क्या कर सकते हैं, मुकदमे की सुनवाई कर सकते हैं। उसी पे क्या हो गया था, स्वयं विद्रोह हो गया था, और उसी के आधार पर उसको हटना भी पड़ा था। बात याद आ रही है? यस। तो कहने का मतलब ये है कि वहीं से आपकी इसके स्थानीय स्वशासन की जो है नींव पड़ती है। और आधुनिक समय में जब आते हैं तो राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम जो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी, और उसके बाद दूसरा स्टेट आंध्र प्रदेश है ना। बात समझ आ रही है? उस समय जब आपके साथ ये चर्चा की गई होगी पंचायती राज व्यवस्था, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, उस समय से संवैधानिक स्थिति क्या हो गई थी, पंचायती राज व्यवस्था को प्रदान की है ना। उसके पहले नहीं प्रदान की गई थी। उसके पहले आपने देखा कि बलवंत राय मेहता की समिति 1957 में स्थापित की गई थी, जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संस्तुति है ना। फिर आपने देखा कि अशोक मेहता की समिति आई 1977 में, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की। फिर आप देखेंगे तृतीय समिति बनी, पोल्टी में पढ़ाया गया होगा, तो राज व्यवस्था में पढ़ाया गया होगा। अब आपको याद हो या ना हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
बाकी ये चर्चा हमें लगता है की गई होगी, अगर नहीं की गई तो मैं कर दे रहा हूँ कि चीज़ें रिकॉल हो जाए। फिर उसके बाद इनके समिति वी.के. राय की समिति 85 में स्थापित की गई थी 1985 में। फिर जे.एल. सिंघवी की समिति स्थापित की गई थी 1986 में, जिसके आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। बात समझ आ रही है? ये चार सोचिए आपके प्री एग्जाम में भी इन समितियों का होता है कि क्रमवार इनको सटाने के लिए या क्रमवार इनको व्यवस्थित क्रम में स्थापित करने के लिए भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपके प्री एग्जाम में। बात समझ आ रही है? तो ये पूछा सबसे पहले कहाँ हुआ, किस संविधान संशोधन के तहत। तो आपको याद रखना कि नगर पालिका का किसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी है, उसमें कितने विषय रखे गए, इन सारी चीजों की बात वहां की जाती है ना। और ये सारी चीजें राज्य व्यवस्था में आपके साथ डिस्कशन किया गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि पंचायती राज व्यवस्था छोड़ दिया गया हो, आपको राज्य व्यवस्था पढ़ाई गई हो, थोड़ी पढ़ाई गई हो और राज्य व्यवस्था की बात न की गई हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। किया तो गया होगा, खत्म हो गया नहीं किया गया लोग 80 लेक्चर पढ़ाए हैं सर, 60 लेक्चर था केवल। क्या 80 लेक्चर पढ़ाए थे, 60 था कोर्स में। 80 में भी नहीं पूरा हुआ। चलिए जो भी है, क्योंकि हमने तो पढ़ाया नहीं तो हम क्या बताएं, है ना। हम लोग पढ़ाए होते तो कंप्लीट हो जाता, एक भी काफी कुछ होता। और आपके जो यूपी भी करा रहे हैं इनमें काफी कुछ पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और उसी टाइम में करेंगे। और ये भी नहीं कि भाग के बता रहे हैं, लिखा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, ये भी नहीं कि भाग रहे हैं, लेकिन पूरा भी कर रहे हैं, है ना। आपको सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, बस आप लोग केवल ठीक से करते रहिए, तो आपका कोई रिवीजन छूटेगा। तो आइए हम लोग अब ये सारी चीजों की तब आपकी चर्चा हो गई। अब हमें दो तत्वों पे महत्वपूर्ण ध्यान देना है। वो दो तत्व क्या है? एक तो पंचायती राज व्यवस्था की विशेषताएं और दूसरा उसका महत्व क्या है। इन दो तत्वों पे जैसे क्या है कि इन चीजों पे आपके साथ वहां चर्चा नहीं की गई है, इन चीजों पे वहां चर्चा नहीं की गई। बाकी तो सामान्य चर्चाएं, सामान्य चीजें आपको प्री में जब क्लास हो रही थी तब भी किया गया, तब भी बताया गया था। आपके 13वां संविधान 14वां संविधान हमने स्वयं डिस्कस किया है, हमने स्वयं इस चीज को पढ़ाया जब प्री क्लास आपकी करा रहे थे, ना। लेकिन चलिए एक बार मैं फिर रिवीजन करता हूँ, कर ही रहा हूँ। उसके बाद हम लोग मेन फोकस करेंगे, आपकी विशेषता पर फोकस करेंगे और आपका इम्पोर्टेंस क्या है। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था की विशेषताएं बताइए, पंचायती राज व्यवस्था का महत्व क्या है, या ये भी कर सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था की विशेषताएं तथा महत्व दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इस आधार पे भी। तो कहने का मतलब कि हमें हर रूप में तैयार रहना है, चाहे जिस प्रकार का क्वेश्चन आयोग पूछता है तो हमारे पास लिखने के लिए तथ्य पर्याप्त, हम उसका उत्तर दे सकते। जब हमारे पास तथ्य होंगे, हमारे पास मैटर होगा, तभी तो हम उन चीज़ों को दे पाएंगे। जब हमारे पास मैटर ही नहीं होगा तो कहाँ से लाएंगे। बाकी तो सामान्य चीज़ ये है कि 73वां संविधान संशोधन, अब आप उसमें क्या क्राइटेरिया है, कितना कार्यकाल है, कितने एज में आप लड़ेंगे, कौन चुनाव कराता है, ये सारी चीजें हम लोग पिछली क्लास में चर्चा किए हैं, है ना। आज हम लोग जो उसकी विशेषता और महत्व पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए बता रहे इस पंचायती उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन, ऐसा लिख लीजिए, उसको पंचायती काट दिया, स्थानीय स्वशासन लिखिए, सब आ जाएगा आपका। पंचायती भी नगर पालिका भी, है ना। तो लिखिए उत्तर प्रदेश में
स्थानीय स्वशासन की विशेषताएं एवं महत्व। अब इसमें क्या हो जाएगा, अब केवल ये नहीं रहेगा कि पंचायती का है तो ये नहीं रहेगा कि नगर पालिका है, दोनों स्थानीय स्वशासन में जो आता है दोनों तत्वों को लेकर के हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही साथ डिस्कशन कर रहे हैं, एक ही साथ उसका आंसर लिखा जा रहा है। विशेषताएं एवं महत्व। तो पहले हम लोग विशेषता को देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, महत्व। ठीक है। लिखिए उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानीय स्वशासन प्रणाली स्थानीय स्वशासन प्रणाली 1947 पंचायत अधिनियम एवं 1961 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम से क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम से लागू है। जिसे 1994 में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम द्वारा मूर्त रूप दिया गया। स्थानीय स्वशासन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। निम्नलिखित विशेषताएं हैं लिखा। अब स्थानीय स्वशासन में क्या आता है, पंचायती राज आएगा और शहरी निकाय आएगा, यही तो आएंगे स्थानीय में। तो इन दो चीजों को आप जान ही रहे हैं, तो लिखिए विशेषता। स्थानीय शासन की प्रत्येक इकाई पंचायती निकाय या शहरी निकाय निकाय का अपना निश्चित कार्य क्षेत्र होता है। जिसमें वे कार्य करती हैं। अगले चेंज करके लिखा। स्थानीय शासन में स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं। उन्हें स्थानीय समस्याओं का ज्ञान होता है।
विचार केंद्र एवं राज्य को विचार से केंद्र एवं राज्य प्रभावित करते हैं। राज्य को अपने विचार को केंद्र एवं राज्य को प्रभावशाली तरीके से केंद्र एवं राज्य को प्रभावशाली तरीके से पहुंचा सकते हैं। जैसे जो स्थानीय व्यक्ति होगा, जो स्थानीय लेवल का प्रतिनिधि होगा, वो स्थानीय समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकता है, बेहतर तरीके से जान सकता है। वो जो कोई बाहर का व्यक्ति होगा तो उसे स्थानीय समस्याओं के विषय में जानकारी तो होगी नहीं, तो बेहतर रूप में कौन करेगा? जो स्थानीय प्रतिनिधि होगा, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि आप चुनाव किए होंगे जिसका, तो वो केंद्र और राज्य को क्या करेगा? स्थानीय जो समस्याएं हैं उसे अपने विचारों के माध्यम से क्या करेगा? वहां तक पहुंचाएगा, सूचित करेगा। यही तो दिखाने का मतलब है। स्थानीय शासन पर गठित स्थानीय शासन पर गठित सभी संस्थाएं लोगों की सेवा और सुविधा के लिए कार्य करती है, अगला लिखिए। स्थानीय स्वायत्त के माध्यम से ये संस्थाएं स्थानीय लोगों के जरूरतों को पूरा करती हैं। स्थानीय लोगों के जरूरतों को पूरा करती हैं। अगला, स्थानीय शासन की संस्थाएं स्थानीय सेवाओं व प्रशासन का प्रबंध करने हेतु स्थानीय वित्तीय स्रोतों से प्राप्त धन का प्रयोग करती हैं। प्रयोग करती हैं। अगला देखिए, अगला सभी स्तर पर गठित सरकारों का आधार स्थानीय शासन होता है। सभी स्तर पर गठित सरकारों का आधार स्थानीय शासन होता है।
इंग्लिश से बेटो अगला स्थानीय शासन की इकाइयां, स्थानीय शासन की इकाइयां सरकार व जनता को जोड़ने, सरकार व जनता को जोड़ने को जोड़ने वाली कड़ी मानी जाती है, को जोड़ने वाली कड़ी मानी जाती है। अगला स्थानीय शासन को जनता का शासन कहा जाता है। जनता का शासन कहा जाता है। अगला स्थानीय शासन का विभाजन स्थानीय शासन का विभाजन पंचायत और शहरी निकाय, पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय में किया जाता है। स्थानीय शासन में जो है पंचायत और शहरी दोनों आते हैं ना, तो दोनों ले लीजिए। अगला स्थानीय शासन की संस्थाएं स्थानीय शासन की संस्थाएं प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करती हैं। स्थानीय शासन की संस्थाएं प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करती हैं। ये आपकी कुछ विशेषताएं थी। अब ये इतना जो है आपकी विशेषताएं इतना दिखा दिया गया है कि पूरा एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो सकता है। जितना दिखाया गया है एक पेज तो हो गया होगा लगभग। जी सर। हाँ, तो आपका एक पूरा क्वेश्चन अगर ये विशेषता पे पूछता है तो आपका पूरा फुल लेंथ क्वेश्चन जो है लिखने के लिए पर्याप्त आपके पास मैटर। और इसमें ये भी नहीं कि बहुत बड़े बड़े जो है सेंटेंसों को आपको दिया गया है, छोटे छोटे बिंदुओं में तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में, कि जिससे आपको आसानी से क्या हो जाए, याद नहीं होगा। जब बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर याद करने में मुश्किल हो जाएगी ना, तो याद नहीं कर पाएंगे। और इसमें क्या रहेगा, छोटे छोटे स्टेप में आप जो है करके इसको एक पॉइंट फॉर्मेट में जो है करके आपने क्या कर दिया, चीजों को पूरा दिखा दिया। तो इससे ये हो जाएगा कि बच्चे को ठीक से समझ उसकी विशेषता पे है ना। अब हम लोग आते हैं महत्व। महत्व लिखिए, स्थानीय शासन का महत्व। स्थानीय शासन लोकतंत्र की आधारशिला है। स्थानीय शासन लोकतंत्र की आधारशिला है। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला माना जाता है। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला माना जाता है। अगला, स्थानीय स्वशासन राजनीतिक प्रशिक्षण का सुनिश्चित साधन है। राजनीतिक प्रशिक्षण का सुनिश्चित साधन है।
स्थानीय संस्थाएं केवल सामान्य जनता का ही नहीं, केवल सामान्य जनता का ही नहीं, बल्कि नेतृत्व करने वाले वर्ग का भी, बल्कि नेतृत्व करने वाले वर्ग का भी प्रशिक्षण का कार्य करती है। नेतृत्व करने वाले वर्ग का भी प्रशिक्षण का कार्य करती है। अगला लिखिए, स्थानीय स्वशासन जनता में अनेक नागरिक गुणों का विकास करती है। स्थानीय स्वशासन जनता में अनेक नागरिक गुणों का विकास करती है। जनता में अनेक नागरिकों के गुणों का विकास करती है। अगला लिखिए, स्थानीय संस्थाएं, स्थानीय संस्थाएं लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्शों, लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्शों की प्राप्ति में सहायक है। लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्शों की प्राप्ति में सहायक है। अगला लिखिए, स्थानीय स्वशासन से केंद्र एवं राज्य, स्थानीय स्वशासन से केंद्र एवं राज्य राज्य सरकार के कार्यभार में कमी हुई है। अब जैसे क्या होगा कि जब स्थानीय शासन से ही आपके जनप्रतिनिधि होंगे तो स्थानीय क्षेत्र की समस्याएं क्या होगी, जो आपके स्थानीय प्रतिनिधि होंगे। नहीं तो आपके क्षेत्र के विधायक और जो सांसद होंगे या स्थानीय लेवल पे आपकी समस्याएं क्या होगी, उतना अच्छी तरह से सॉल्व नहीं की जा पाएगी। और जब इन तत्वों की भागीदारी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उन लोगों की भागीदारी नीचे स्तर पे थोड़ा कम हो जाएगी, है ना। वही चित्र लिखाने का मतलब है। आगे लिखिए, स्थानीय शासन द्वारा स्थानीय विषयों का, स्थानीय विषयों का कुशलतापूर्ण प्रबंधन किया जाता है। कुशलतापूर्ण प्रबंधन किया जाता है। अगला, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन विकास कार्यों में सहायक है। सहायक है। अगला, इससे नागरिकों में व्यापक दृष्टिकोण का विकास हुआ है। इससे नागरिकों में व्यापक दृष्टिकोण का विकास हुआ है।
जैसे क्षेत्र की सफाई, क्षेत्र की सफाई, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, जल प्रबंधन आदि, जल प्रबंधन आदि। कार्यों में रुचि लेते हैं, आदि कार्यों में रुचि लेते हैं। अब नीचे निष्कर्ष में लिख लीजिए। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि स्थानीय शासन की संस्थाएं, स्थानीय शासन की संस्थाएं न केवल लोकतंत्र को, न केवल लोकतंत्र को सुदृढ़ता, लोकतंत्र को सुदृढ़ता, स्थानीय शासन की, स्थानीय शासन की संस्थाएं न केवल लोकतंत्र की सुदृढ़ता, स्थानीय शासन की संस्थाएं न केवल लोकतंत्र को सुदृढ़ता एवं विकास के, सुदृढ़ता एवं विकास के लिए अपरिहार्य हैं, अपरिहार्य हैं। अपितु नागरिकों के अच्छे जीवन के लिए आवश्यक, अपितु नागरिकों के अच्छे जीवन के लिए आवश्यक है जितनी अधिक क्रियाशील संस्थाएं होंगी, जितनी अधिक क्रियाशील संस्थाएं होंगी, स्थानीय जीवन उतना ही सुखी एवं संपन्न होगा, स्थानीय जीवन उतना ही सुखी एवं संपन्न होगा। अब ये आपका कंप्लीट होता है कि विशेषताएं क्या हैं और महत्व क्या है। स्थानीय शासन की विशेषताएं या स्थानीय स्वशासन की विशेषताएं एवं महत्व, दोनों एक साथ क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है या दोनों क्वेश्चन अलग अलग में पूछा जा सकता है। स्थानीय शासन का महत्व बताइए या स्थानीय शासन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछ सकता है या दोनों को ज्वाइन करके भी क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन तीन प्रकार के बन सकते हैं। तीनों में किस प्रकार का फॉर्मेट को पूछ लेते हैं तो आयोग के ही, आयोग जाने किस रूप में पूछेगा, है ना। लेकिन हमारे पास इतना मैटर होना चाहिए कि चाहे जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछे हम उसका उत्तर लिखने के लिए सक्षम है ना। इसीलिए थोड़ा बढ़ा के दिखाया गया है विशेषताएं भी, कि जिससे क्या है कि आपके पास पूरा क्वेश्चन लिखने का कोई विशेषता भी रहे और महत्व भी रहे। अब हम लोगों का जो है अधिकार, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आपने संविधान में पढ़ा है कि मूल अधिकार पढ़ा है ना, तो जो मूल अधिकार पढ़ा तो अधिकार क्यों दिए गए। फिर आपने ये भी देखा कि मूल कर्तव्य भी दिया गया, मौलिक कर्तव्य भी दिया गया है, पढ़ाया गया होगा, पढ़ाया गया ना। फिर आपने देखा कि नीति निर्देशक सिद्धांतों की भी तुलना का जो है चैप्टर आपको दिया गया कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, दिया गया है ना। तो उन सारी चीजों के देने का कोई ना कोई मतलब होगा, ऐसे तो दिया नहीं है भाई। जब अधिकार है तो अधिकार के साथ कर्तव्य का होना जरूरी है। अगर अधिकार होंगे और कर्तव्य नहीं होंगे तो अधिकार क्या हो जाएंगे,
भाई आपकी कर्तव्यता जो है कुछ निश्चित ही नहीं होगी, तो आप जो इच्छा उस प्रकार की कहेंगे कि ये मेरा अधिकार है। तो इस अधिकार पे भी क्या है, सीमाएं लगाई गई। अधिकार पे भी जो पढ़ाया गया होगा आपको मूल अधिकार भाग 3 में संविधान में 12 से 35 तक, तो उसमें ये बताया गया होगा कि अधिकार की भी क्या है, सीमाएं हैं। तो उन सीमाओं के ऐसा नहीं कि अधिकार जो है जिस प्रकार से चाहे वैसा ही अधिकार प्रयोग करें। अब आप कहें कि मेरा अधिकार है, मेरी स्वतंत्रता है, हम बीच रोड पे चलेंगे, गाड़ी जाए चाहे ना जाए, ये आपका अधिकार नहीं है। अधिकार है कि ठीक है आप पैदल चलिए, पढ़िए, या सर्विस लेन जो है उसके साथ। बाकी क्या है जो गाड़ियों के लिए हम के लिए व्यवस्था छोड़ देंगे। अब अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का जो है किसी के अधिकार का दुरुपयोग करें, किसी का शोषण करें, ये तो अधिकार है नहीं। इसको किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति के शोषण करने का अधिकार तो है नहीं, कि है नहीं। तो जब शोषण करने का अधिकार नहीं है तो ऐसा भी नहीं है कि जो है कि आप जो चाहें वो करें, ये भी नहीं है। उसमें भी क्या है, एक अंकुश है। तो उसके लिए जो एक आप वहीं तक स्वतंत्र हैं कि जहां से किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी दूसरे तत्व को क्या हो या उससे कोई प्रभावित अगर हो रहा है तो क्या है, ये आपकी स्वतंत्रता नहीं है, ये आपका अधिकार नहीं है, ये आप हनन कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो अधिकार भी दो प्रकार के होते हैं, नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। जैसे क्या था कि आपको जो पढ़ाया गया होगा, जब राज्यों की स्थापना की बात की गई तो उसमें पहले राजा होते थे, राजा की प्रजा होती थी, नागरिक नहीं होते थे। लेकिन वहां जब प्रजा होता था तो प्रजा के केवल दायित्व होते थे, अधिकार ये होते थे नहीं। लेकिन नागरिक में क्या हुआ कि अधिकार भी है और दायित्व भी है। जैसा कि आपने मूल अधिकार में पढ़ा होगा कि कुछ अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है और कुछ अधिकार नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है, दोनों को प्राप्त है। तो क्यों ऐसा किया गया? कोई ना कोई कारण होगा ना इसको करने का, इसके पीछे कोई कारण होगा। क्या कारण? अब इसको आप लोग पढ़ के बताइएगा, मुझे रिवीजन करके आइएगा, घर से पढ़ाया गया हम लोगों को, तब मुझे बताइएगा, है ना। वैसे नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार पे हम थोड़ा सा हिंट आपको दे रहे हैं कि नागरिक अधिकार क्या होता है और राजनीतिक अधिकार। देखिए, नागरिक अधिकार व्यक्ति के अधिकार जो समाज से प्राप्त होते हैं, जो आपको समाज के द्वारा प्राप्त होते हैं, उसको एक सामान्य भाषा में नागरिक अधिकार बात समझ में आ रही है। बाकी क्या है कि जब राजनीतिक अधिकार होगा तो इसका मतलब कि राजनीति से भाई नाम से ही संबंधित है कि राजनीतिक अधिकार। जैसे नागरिक अधिकार क्या होता है, लोग मतदान भी करेगा, निर्वाचित होने का भी अधिकार होगा, आपकी सरकारी सेवाओं में क्या होगा, उसकी भागीदारी होगी। जैसे आपने मूल देश का भी पढ़ा है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता पढ़ा है ना, कि नहीं पढ़ा है? और स्वतंत्रता में आपने पढ़ा है, न्याय पढ़ा है, तो देश का भी सारी चीजें आपने पढ़ा है ना, कि आपको स्वतंत्रता कितनी है, न्याय कितनी है, समानता कितनी है, पढ़ा है ना। क्या क्या न्याय में कौन कौन से तत्व हो? आप बताइए, उसका भी कारण है क्रम से रखने का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो इससे कुछ समझ में आता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है वहां पे, तो इसका क्या मतलब है? सामाजिक न्याय से आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले ये कि जब समाज में ही हमें समानता का अधिकार नहीं होगा, हम इतना जागरूक नहीं होंगे, तो कैसे हम फिर उसके बाद जब मुझे समाज में क्या हो गया, एक समानता का भाव, तो उसके बाद किस कौन सा अर्थ की बात आती है। जब आर्थिक रूप से हम शुद्धिकरण होंगे, थोड़ा समानता की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, हमारी राजनीति, सरकार के कार्यप्रणाली, अन्य चीजों में क्या होगा, भागीदारी की भी बात आएगी कि हमें भी क्या होना चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है उसमें भी हमें क्या करना चाहिए, भाग लेना चाहिए।
तो उन्हीं सारे आधारों पे ये चीजें क्या हो गई, इसीलिए रखा गया कि पहले सामाजिक और आर्थिक अधिकार यदि नहीं है, न्याय नहीं मिला, तो राजनीतिक न्याय कैसे मिलेगा? पहले वो दो अधिकार, इसीलिए उनके महत्व को आधार पे ही इनको क्रमवार रखा गया। इसीलिए पहले सामाजिक न्याय को रखा गया, फिर आर्थिक न्याय को रखा गया, फिर राजनीतिक न्याय। इसके रखने का मूल कारण यही है। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि निरुद्देश रख दिया गया, उसके पीछे कारण है। उन कारणों के आधार पर ऐसा आपके उद्देश्य का लिखा गया। नहीं, ऐसा नहीं कहा जाता हम भारतीय। क्यों कहा जा रहा है हम भारतीय? ये तो कहा रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब वो शुरुआत ही कर रहा है, उस शुरुआत के आधार को देखिए और बाद में अंत को देखिए, बाद के अंत की लाइन को देखिए। तो दोनों चीजों को आप देखिए कि बी द पीपल की बात कर रहा है, कि हम लोग आम जन मतलब सभी लोगों की बात कर रहा है, एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है ना, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है। और आप जब आगे आर्टिकल पे बढ़ोगे तो आपको आर्टिकल में भी इन सारी चीजों से स्पष्ट रूप से सूचनाएं दी गई है ना। जब आप पढ़े होंगे आगे तो आपको ये दिखाया गया हो, बताया कि स्पष्ट रूप से उससे क्या है निर्देश मिल रहा है, बताया गया, उसमें उल्लेख किया गया है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ मेरा वो टॉपिक नहीं है, केवल हिंट देने के लिए मैंने आपको केवल रिकॉल कराने के लिए इन चीजों को केवल कहा। बाकी मेरा टॉपिक यहाँ उल्टी नहीं है, बस क्या है कि हम उससे जुड़ाव से संबंधित चल रहे टॉपिक पे, इसलिए हमें इन चीजों पे फोकस करना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो हमें लगता है आप तो सोच रहे होंगे अब राजनीति का मतलब शासन व्यवस्था में भाग लें, सीधा सब नाम से ही स्पष्ट है ना। जैसा कि आपके आर्टिकल में जो है समानता का अधिकार कितने से कितने आर्टिकल में है? आर्टिकल 14 से 18। अब कहा गया है विधियों का, विधि की समस्त समता और विधियों का समान संरक्षण कहा गया ना, कि नहीं कहा गया? तो ये सब आप लोग जो है वहां से अपने रिवीजन कर लीजिएगा, बस केवल मेरे इंडिकेशन देने का मतलब। अगला हमारा जो है टॉपिक आता है उत्तर प्रदेश में सुशासन। उत्तर प्रदेश में सुशासन। अब जैसा कि सुशासन से ही नाम होता है कि सुशासन का मतलब क्या? आप सुशासन से क्या समझते हैं? अच्छा शासन। अच्छा शासन। जैसा कि नाम से सु और फिर शासन, दोनों दो शब्दों से सुधन शासन। तो कहने का मतलब क्या है कि इस नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अच्छे शासन के विषय की बात की जा रही है। कैसा शासन होना चाहिए? अच्छा शासन होना चाहिए, गुड गवर्नेंस होना चाहिए, अच्छी गवर्नमेंट होनी चाहिए, अच्छी शासन प्रणाली होनी चाहिए कि जिसमें क्या हो, भेदभाव फूट नहीं हो, सबके साथ समान व्यवहार हो, सबका विकास हो। सबका साथ सबका विकास का नारा ही दिया जाता है ना, सबका साथ सबका विकास का नारा ही दिया जाता है। बाकी वो सारी चीजें आप लोग देख रहे हैं कि, तो कहने का मतलब ये है कि देखिए समाज है तो विषमता होगी, समाज है विषमता होगी, और हर काल में रहा, ऐसा नहीं कि आज ही पहले भी था और आज भी है। तो वो किसी न किसी रूप में क्या होगा, उसका रूप क्यों बदलता रहेगा, ताकि समस्याएं और समाधान बराबर क्या होते हैं, चलते रहते हैं। कोई एक चीज कांस्टेंट नहीं होती, स्थिर नहीं होता। समय और परिस्थिति के अनुसार चीजों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और उन्हीं के आधार पर घटनाओं का क्या होता है, मूल्यांकन है ना। और हर व्यक्ति क्या है, परिस्थितियों का दास है। और उसका स्टेटमेंट है कि हर व्यक्ति परिस्थितियों का दास होता है। तो इसी प्रकार से ऐसा नहीं कि जब परिस्थितियां आपके अनुकूल होती हैं तो आप बेहतर रूप से कोई कार्य करते हैं, अच्छा कर जाते हैं। लेकिन वही चीजें जब आपकी परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो आप उन कार्यों को नहीं कर पाते, या करते हैं तो बहुत कठिनाइयां होती हैं। बात समझ आई है? तो कहने का मतलब जब अनुकूल होगा और प्रतिकूलता होगी तो दोनों में बड़ा अंतर आएगा। तो उसी प्रकार शासन सुरक्षा कैसे होगी? अब यहाँ सुशासन की बात की जा रही है कि अच्छे शासन से बात की जा रही है। तो अच्छे शासन का मतलब कि कोई किसी को क्या करे, प्रताड़ित न करे,
कोई किसी को गलत ढंग से जो है न फंसा दे, कोई किसी को जो है मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित न करे। भाई शारीरिक प्रताड़ना अलग होती है और मानसिक प्रताड़ना अलग होती है, दोनों में अंतर है ना। तो कहने का मतलब कि किसी भी प्रकार से क्षेत्र में या राज्य में हमारे क्या हो, प्राकृतिक दुखी हो, किसी प्रकार की कोई विडंबना हो, शासन अच्छा हो, सबको विकास में सबको भागीदारी मिले, सबके आय के स्रोत का निर्माण हो, सबके लिए अवसर की समानता हो। बात यही तो होगा सुशासन का मतलब, कि सभी की चीजें क्या हो, कि किसी के साथ अन्याय ना हो, तभी तो सुशासन कहेंगे। अच्छे शासन का मतलब क्या, कि किसी शासन से कोई व्यक्ति पीड़ित ना हो, किसी भी जाति या धर्म या इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो सुशासन की बात की जाती है। और राज्य क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है। आपके जो है देश का भी कहा गया है, कहा गया है समाजवादी पंथ निरपेक्ष, मतलब इसका कोई पंथ है नहीं, इसका कोई धर्म नहीं। तो कहने का मतलब कि हर धर्म से क्या है, राज्य समानता का व्यवहार करेगा। ऐसा नहीं कि किसी के साथ जो है ज्यादा वो कर ले और किसी के साथ नहीं, इसके साथ भेदभाव करेंगे या इसको जो है दबाएंगे, ऐसा तो है नहीं। भाई सबके साथ क्या है, समान। और जो सुशासन की बात होगी तो इसका मतलब कि वहां तो होना ही नहीं चाहिए। वहां तो सुशासन की बात की जाएगी तो इसका मतलब कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न ही ना हो। अगर स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो रही हैं तो सुशासन की परिधि में कहाँ आएगा, सुशासन की फॉर्मेट में कहाँ होगा, तो सुशासन नहीं कहलाएगा ना। तो इसका मतलब कि हर क्षेत्रों में वो चीज क्या हो, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़नी चाहिए। भाई अगर आपसे कोई सुशासन पूछ रहा है तो आप कैसे कहोगे, पता चला है कि आपसे सुशासन की बात की जा रही है, बगल में आप देख रहे हो कोई किसी को प्रताड़ित कर रहा है, पता चला है कि कोई किसी के द्वारा किया जा रहा है ना, या किसी कोई व्यवस्था के द्वारा किसी व्यवस्था के द्वारा पीड़ित हो रहा है। तो कहने का मतलब तो वहां सुशासन की बात नहीं होगी, तो वहां सुशासन की बात नहीं होगी। और अगर सुशासन की बात हो रही है तो किसी व्यक्ति को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात समझ आ रही है, बात समझ आई कि अभी कुछ दिक्कत है किसी को, इसलिए मैंने बहुत आसान भाषा में चीजों को और आपके जीवन से जुड़ी हुई चीजों से जोड़ के बताता हूँ कि जो आप भली भांति अच्छी तरह जानते हैं और उन्हें हमारे मित्रों में क्या करना है, हमें उन्हीं के तत्वों पे डिस्कस भी करना है। और ऐसी चीजों को आपको लिखने में भी क्या होगी, आसानी होगी। ऐसी चीजों को लिखने में आप क्या हो, आसानी से अपने प्रश्न का उत्तर आप क्या होगी। और जब बहुत क्रिटिकल फॉर्म में चला जाएगा तो आपके पास क्या होगा, उन चीजों को लिखना और याद करना बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चीजें तो कोई भी टॉपिक हो उसको सरलतम से सरलतम रूप में क्या किया जाए, व्यक्त किया जाए कि वो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो अच्छी तरह आप समझ सके, है ना। अब सुशासन पे थोड़ा अब जैसे सुशासन हो गया तो अब सुशासन के साथ जो है अब इसके कुछ सिद्धांत होंगे, इसके समझ कुछ चुनौतियां होंगी ना। जैसे कोई व्यवस्था होगा तो उसका कोई एक मानक होगा ना, कोई सिद्धांत होगा कि उसी के आधार पर व्यवस्था क्या होगी, आगे बढ़ेगी। और फिर जब कोई व्यवस्था बढ़ेगी तो उसके सामने चुनौतियां आना, ऐसा तो नहीं कि चुनौती नहीं आएगी, डेफिनेटली आएगी। ऐसा नहीं कोई भी कार्य आप जाते हुए करने जाते होंगे तो ऐसा नहीं कि बहुत सरलता से सारी कार्य हो जाए, उसके समझ कुछ न कुछ जो है क्या होती है, मुश्किलें आती हैं। लेकिन क्या होगा, उन मुश्किलों से डर के ऐसा तो नहीं कि हम कार्य करना बंद कर देंगे। भाई अगर ये डर जाए कि जैसे मान लीजिए रोड पे चल रहे एक्सीडेंट हो जाए, तब आप रोड पे कैसे चल पाओगे, गाड़ियों से यात्रा कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी रूप में चुनौती भी आपके सामने प्रकट होगी। उस चुनौती को भी हम लोग देखेंगे किस रूप में चुनौतियां आ रही हैं और उसके सिद्धांत क्या क्या हैं, उन सिद्धांतों को देखेंगे। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन सारी चीजों को सुशासन के रूप में व्यवस्थित करने के लिए क्या क्या नीति अपना रही है, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी देखना है। ये तो एक इन जनरल के रूप में देखेंगे कि सुशासन क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, उसकी चुनौतियां क्या है, फिर उत्तर प्रदेश के संदर्भ के रूप में भी देखेंगे, तभी तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट होगा। अब यहाँ मान लीजिए आपसे पूछ लेता है उत्तर, मान लीजिए एग्जाम में कि सुशासन क्या है, सुशासन के सिद्धांतों का उल्लेख करें, आपका एक क्वेश्चन होगा। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, सुशासन क्या है, सुशासन के सिद्धांत एवं चुनौतियों की विवेचना कीजिए।
दूसरा आपका आंसर क्वेश्चन बन रहा है। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि सुशासन क्या है, सुशासन के सिद्धांत एवं चुनौतियों तथा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सुशासन के क्या महत्व है। बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब कि क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में बनाया जा सकता है और किसी भी फॉर्मेट में आपके सामने को रखा जा सकता है। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार से इसको समग्रता में देखना है कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो उन सारे प्रश्नों का आंसर हम लिखने के लिए क्या सक्षम, किसी भी फॉर्मेट का क्वेश्चन आएगा चाहे जहां से घुमा लें, तो क्वेश्चन जो बनेगा उसके इर्द गिर्द यही सबसे घूम फिर के बनेगा, चाहे जैसा इधर से ट्विस्ट कर दे चाहे उधर से ट्विस्ट कर दे, लेकिन घूमेगा कहाँ, आपके इन्हीं सारे बिंदुओं के आसपास घूमेगा। और जब इन्हीं के आसपास घूमेगा तो हमें तथ्य कहाँ से लेना होगा, उन्हीं बिंदुओं से लेना होगा और उन्हीं से तथ्य लेकर के अपने आंसर को क्या करना है। इतनी सारी चीजों को मेरे बताने का मतलब केवल ये है कि क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट का है तो आप उनको पकड़ पाए, लिख पाए। नहीं ऐसा नहीं हम भी सामान्य रूप से बता देते, क्वेश्चन वहां घुमाता तो कहते हैं कि ये सर ने बताया, है ना। तो कहने का मतलब है कि किसी भी टॉपिक पे जब शुरुआत किया जाए तो उसके संभावित क्वेश्चन की चीजों को भी हमें आपको जानना जरूरी है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आगे क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। ये भी कह सकता है कि उत्तर प्रदेश में नवीनतम या सुशासन की प्रक्रिया में सरकार के द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम का उल्लेख करिए, हाल में सरकार के द्वारा किया गया कार्य ये भी तो उठाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी रूप में इन सारी चीजों पे आपको क्या करना है, अपनी दृष्टि को रखना है। बात समझ आ गई? यहां तक दिक्कत नहीं है ना, आगे चलें तो डालिए टॉपिक आप लोग लिखिए सुशासन क्या है। सुशासन के सिद्धांत, सुशासन के सिद्धांतों, सुशासन के सिद्धांतों एवं चुनौतियों की विवेचना, अब इसी में मैं जोड़ दे रहा हूं, सबको अलग अलग करके लिखाएंगे, सबको अलग अलग कर देंगे लेकिन फॉर्मेट में दे रहा हूं कि जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन पुटअप होगा हो सकता है उस समय अभी तो बता रहे हैं कल को आप भूल जाए, फॉर्मेट ना याद हो, तो इसलिए मैं जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो लिखिए इसी में जोड़ के लिखिए, तोड़ के पूछेगा तब तो आपके लिए आसान फॉर्म हो जाएगा। अगर तोड़ के क्वेश्चन पूछता है तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन ये जोड़ के क्वेश्चन पूछता है तो आपको शब्द सीमा का भी ध्यान रखना होगा, है ना। क्योंकि जब क्वेश्चन इलोबरेट लॉन्ग क्वेश्चन होगा, लंबा क्वेश्चन हो, कई तत्वों को एक साथ डिस्कशन करना होगा, तब थोड़ा मुश्किल है, अगर तोड़ के पूछता है तब थोड़ा आसान हो जाएगा। लिखिए इसी में विवेचना लिखा जी। अब इसी में पढ़ा लीजिए, सुशासन स्थापित करने के संदर्भ में एवं सुशासन स्थापित करने के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन या किए गए कार्य, है ना। अब देखिए जुड़ रहे हैं सब, देखिए 3 क्वेश्चन है, तीनों जुड़ रहे हैं ना। तो जब तीनों जुड़ रहे हैं तो इसको अलग करके भी देखा जा सकता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। इन तीनों को जोड़ने का मेरा उद्देश्य, तीन फॉर्मेट लिखाएंगे आपको कि जिससे आपको आंसर लिखने में कोई दिक्कत ना हो। अगर अलग अलग तोड़ के पूछ रहा, अगर हम एक में करके लिखा दें तब आपको छांटने में दिक्कत होगी कि किन तत्वों को हम सिद्धांत में लिखाएंगे, किन तत्वों को हम चुनौतियों में दिखाएंगे और किनको हम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए दिखाएंगे, तब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम तीनों को 3 फॉर्मेट में करके दिखा देंगे तब आपके लिए क्या हो जाएगा, तो हम तीनों को 3 फॉर्मेट में करके आपको दिखाएंगे।
बात समझ आ रही है कि जिससे आपके सामने सरलता बनी रहे। तो लिखिए, सुशासन का तात्पर्य, ये सुशासन क्या है, इसका यही मतलब थोड़ा रिफरेंस दे रहे हैं। सुशासन का तात्पर्य अच्छी शासन व्यवस्था से है। व्यवस्था से सुशासन का अर्थ, सुशासन का अर्थ न्याय पर आधारित शासन व्यवस्था से है। न्याय पर आधारित शासन व्यवस्था से है। वर्ष 1992 में, वर्ष 1992 में विश्व बैंक ने सुशासन अथवा गुड गवर्नेंस की परिभाषा तय की। इसने सुशासन को विकास के लिए, इसने सुशासन को व्यवसाय के लिए, सुशासन को विकास के लिए देश के आर्थिक एवं सामाजिक, देश के आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में, शक्ति का प्रयोग करने के तरीकों में, परिभाषित किया। अब नीचे लाइन में लिखिएगा सुशासन के सिद्धांत। अब ये सिद्धांत कुछ होते हैं जिन सिद्धांतों के आधार पर हम सुशासन को स्थापित करेंगे, जैसे कि भागीदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहमत उन्मुख, प्रभावशीलता एवं दक्षता। कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके आधार पर हम इन सिद्धांतों को समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो इन कुछ तत्वों को हमें क्या करना होगा कि जब कोई कार्य आप करेंगे तो आपका उत्तरदायित्व भी होगा, फिर उत्तरदायित्व के साथ जवाबदेही भी होनी चाहिए। कि मान लीजिए आपने कोई कार्य किया, उससे कोई व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है, तो किया है आपने, तो जवाबदेहिता किसकी होगी, आपकी होनी चाहिए, है ना। और आपको जिसके लिए नियुक्त किया गया है, ये आपका उत्तरदायित्व कि आप उस कार्य को करें। भाई आपको इसीलिए तो बैठाया गया है कि आप उस कार्य को करें। और फिर करने का मतलब ये नहीं कि किसी का अहित हो या कोई गलत आपके निर्णय के द्वारा कोई व्यक्ति प्रभावित हो जाए, उसका नुकसान होगा। तो ये इसके लिए क्या किया जाएगा, जवाबदेही तय की जाएगी। फिर भागीदारी किसकी होगी, भाई आम जन की भी भागीदारी होनी चाहिए। उसमें शासन प्रशासन की तो भागीदारी है, लेकिन जनता की भी भागीदारी होनी चाहिए। जनता में जागरूकता होनी चाहिए, भाई अपने अधिकारों के प्रति
अगर आप जागरूक नहीं होंगे, आपको ये नहीं पता होगा कि मुझे क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, तो आप कैसे किसी के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं जब आपको ये जानकारी ही नहीं है कि मेरा राइट क्या है। जैसे आपके संविधान में आपने पढ़ा कि जब आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप क्या सुप्रीम कोर्ट भी क्या करती है, जो है जारी करती है। तो आपके मूल अधिकारों का हनन होने पे ना, तो उसी प्रकार की आपके अधिकार क्या है जब हम जानेंगे तभी तो उसका प्रयोग कर पाएंगे। जब तक मुझे इसका ज्ञान नहीं होगा तो वो ज्ञान कहां से आएगा, जागरूकता से आएगा, है ना। जब आप जागरूक होंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि मेरे राइट क्या है, मेरे अधिकार क्या है। फिर उसके बाद जब भागीदारी और दक्षता, दक्षता का मतलब कुशलता, कुशलता किस रूप में, शारीरिक एवं मानसिक। जैसे स्किल डेवलपमेंट योजना शुरू की गई है ना, तो वो किस लिए, दक्षता केवल शारीरिक स्तर पर नहीं, मानसिक स्तर पर भी होनी चाहिए। बात समझ आ रही है कि केवल ये नहीं कि हमने ये काम कर लिया तो हम दक्ष, ये दक्षता नहीं है। ये तो आप शारीरिक दक्षता की बात कर रहे हैं, लेकिन मानसिक स्किलफुल मानव कौन होगा, कहा जाता है स्किलफुल, तो कैसे होगा, कुशल मानव। कुशल मानव के लिए क्या है, शिक्षा भी जरूरी है और उस कार्य जो कार्य कर रहा है उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। और जब आप शिक्षित होंगे तो क्या करोगे, कम बल में अपने विवेक के द्वारा प्रयोग कर, अपने विवेक का प्रयोग करके कम मेहनत में उस कार्य को आसानी से क्या करोगे। तो ये क्या होगा, जब स्किल होगा, कुशलता होगी। लेकिन जब आप कुशल नहीं हो, स्किल नहीं हो, आपको काम नहीं आता, मान लीजिए कि कह दिया जाए कि बिजली का बोर्ड है, इसको आप बना दीजिए। अब आपके अंदर वो योग्यता नहीं है तो आप कैसे बनाओ भाई, आप इलेक्ट्रीशियन तो हो नहीं। और जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो कार्यों को क्या होता है, सीखा रहता है, और वो आता है क्या होता है, 2-4 मिनट में काम करके, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो स्किल है, उसके पास कुशलता है, और आपके पास कुशलता नहीं है। जिस प्रकार से जब आप देखोगे स्मार्टफोन आया है तो स्मार्टफोन में क्या है, आपको कोई सिखाया नहीं ना, लेकिन आप जितना ज्यादा उसमें अपना टाइम स्पेंड करोगे उतनी ही अधिक क्या होगी, जानकारी होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि स्किल जब कुशलता के लिए आपको क्या करना होगा, समय देना होगा, कार्य करना होगा। और जब आप उस के प्रति जब कार्य करेंगे, रुचि होगी, तभी तो आपके अंदर कुशलता आएगी। और जब तक आपके अंदर रुचि नहीं पैदा होगी तब तक आप कैसे किसी चीज को नहीं सीख सकते ना। जैसे देखिए, जब आप बच्चा पढ़ने स्कूल जाता है तो पहले क्या करता है, गोली बनाया जाता है, लेकिन करता नहीं, पहले वो गोली मारना सीखता है, उसके बाद क्या होता है, उससे ऐसे अक्षर दिखाए जाते हैं A B कि जिससे क्या हो, वो लिखना सीख जाए। और एक स्थिति ऐसी आती है वो लिखना अच्छी तरह से सीख जाता है। तो धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिकल हो रहा है, उसके अंदर एक कुशलता आ रही है, लेकिन शुरू में तो नहीं थी ना। तो सीखने से धीरे धीरे जब आप सीखेंगे तो चीजें क्या होगी, बढ़ेगी, और उसके विषय में आपको जानकारी भी क्या होगी। तो जब जानकारी होगा तो उसको क्या करेंगे, अपने कार्यों में भी तो उसे उतारेंगे, अपने कार्यों। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि नल के हत्थे को बड़ा लगाया, साइंस का सिद्धांत है। अब नल में हत्थे जो बड़े लगाए गए, क्यों लगाए गए, उसका कारण ये इसलिए लगाया गया कि कम बल से, कम ताकत से हम अधिक कार्य क्या कर सकें। आपने कुम्हार का चार्ट देखा होगा जिसमें वो जो मटके गुड़गुड़ी सारी चीज बनाता है, देखिए उसके अंदर में एक साथ जो है क्या होता है, छोटा सा पॉइंट बना होता है जिसपे वो लकड़ी के डंडे से क्या करता है, उसको चाकू क्या करता है, रोटेट करता है, और कम समय में अधिक से अधिक जो है बर्तनों क्या करता है, निर्माण करता है। अगर वो हाथ से ऐसे घुमाता तो कितना समय लगता, न कर पाता। तो कहीं ना कहीं वो अपने बुद्धि का, अपने ब्रेन का प्रयोग कर रहा है और शारीरिक श्रम कम श्रम भी कर रहा है। तो अगर उसके अंदर ये स्किल न होती तो कैसे कम समय में अधिक से अधिक बर्तनों का निर्माण करता। तो कहीं ना कहीं उसके मन में विचार आया होगा, ये थाट आया होगा, उसने सोचा होगा कि यहाँ पे लाओ ऐसा बना करके एक चित्र बनाते हैं और वहां पे डंडे के माध्यम से उसको क्या करते हैं, घुमाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये विचार आया ना, और उसको क्या हो गया, उसकी कुशलता में क्या कर दिया। तो धीरे धीरे किसी भी चीज को हम ऐसे लर्निंग के क्या करते हैं, सीखते हैं, और एक स्थिति पहुंचती है कि हम
बेहतर रूप में उस कार्य को करने में सक्षम हो जाता है। तो ये सारी चीज क्या होगा जब आपकी रुचि हो और जब हमारा इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा किसी चीज के प्रति तो हम क्या करेंगे तभी उस तरफ जाएंगे ही। देखिए जब कोई मूवी आती है या कोई कहानी या स्टोरी होती है तो आपका ध्यान ऑटोमेटिक क्या होता है उस तरफ खींचा हुआ चला जाता है, आपका ध्यान वहाँ कंसंट्रेट हो जाता है। क्यों? और आप देखिए उसके कैरेक्टर उसके पार्ट अनुसार आपको हूबहू क्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ आपका पहचान झुकाव है, क्योंकि आपका झुकाव है वो, और आप क्या हो रहे हैं एकाग्रचित होकर के उसके साथ अपने आप को क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। और जब आप जोड़ लगे उसके साथ अपने आप को तो चीजें क्या होगी आपका ध्यान भटक लेगा, तो वो आपकी स्मरण शक्ति में क्या हो रहा है जैसे फीडिंग होता है उसी प्रकार आपके ब्रेन में क्या हो रहा है फीड हो रहा है। तो वो चीजें आप क्या होता है कि बाद में भी उस चीज को उन डायलॉग में सारी चीजों को क्या करते हो बोलते हो बताते हो। तो क्यों आ रहा क्योंकि वहां मेरा झुकाव है मेरी रुचि है इसलिए मेरे पास वो चीजें अपनी होगी। अगर वही झुकाव यहाँ भी हो तो वही झुकाव ये भी क्या हो जाएगा। तो चीजें जिस प्रकार से आपका इंटरेस्ट जिसमें जगेगा उसी प्रकार का आप जो है आपके अंदर नीचे झुकाव आप ही नहीं सबके जितनी सारी मानव जात में है सबके अंदर वो चीजें होती है ना। जैसे कोई गाना बज रहा हो आपको देखिए रोड पे बज रहा हो आपको मान लीजिए गाने बहुत अच्छे हो या कोई लाइनें आपकी बहुत अच्छी हो देखिए आपका ध्यान क्या होता है गाने की तरफ गाना क्या करता है आपको खींच लेता है और आप उस गाने के जो है आपके मुंह से भी आवाज क्या होती है गुनगुनाने लगती है क्योंकि वो लाइनें आपको क्या है पसंद है और आपकी भावनाओं से क्या हो रही है जुड़ रही है और जो आप चाहते थे वही गाना वही लाइनें क्या हो गई बज गई। तो कहीं ना क्या हुआ उन दोनों का तादाद क्या हो गया बन गया हम एक दूसरे से क्या हो गए कनेक्ट हो गए बैठे यहाँ है लेकिन हमारी कनेक्टिविटी कहाँ हो गई ये संवेद है संवेदनाएं हैं ठीक है। जब आपको पढ़ाया जाएगा एथिक्स तो उसमें जो है इमोशनल इंटेलिजेंस का एक टॉपिक है भावनात्मक बुद्धि संवेगात्मक बुद्धि तो उसमें आपको इन सारी चीजों का चर्चा किया जाएगा डिस्कशन किया जाएगा। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं ये टॉपिक आपका अब लिखिए इसको आप लोग क्रमवार अब इसके सिद्धांत कुछ आप लिख लीजिए सिद्धांत क्या उसके बाद एक एक कर हम लोग इसको देखेंगे। लिखिए जवाबदेही क्या है ऐसे लिखिए कि सुशासन के सिद्धांत ये लिखे लिखे हैं सर। तो ऐसे लाइन खींचते हुए 6-7 आप बना लीजिए पारदर्शिता जैसे ये आप ऐसे कर रहे हैं ऐसे फॉर्मेट खींच लीजिए। या नंबरिंग करके लिख लीजिए जैसा भी आप अपने सुविधा अनुसार जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं या जैसे गोला फॉर्मेट में हम लोग बना के लिखते हैं 1-2 लाइन लिख करके उसमें भी आप लिख सकते हो कि सुशासन के सिद्धांत और उसमें एक एक करके क्रमवाइज लिख लो लाइन खींच लीजिए या जो है लाइन खींच करके जिस रूप में आप चाहें बस इतना हो कि आपको याद रहे कि हमें क्या क्या तत्वों को चर्चा करनी है। जवाबदेही भागीदारी पारदर्शिता उत्तरदायित्व प्रभावशीलता और दक्षता कानून का शासन भागीदारी और समावेशता सहमति उन्मुख सहमति लिख लो मेरा और उन्मुख लिखिए उसके हो गया जी। अब कुछ ये तत्व हैं कि जिनके आधार की आपके एक सिद्धांत बनते हैं। इन सिद्धांतों को क्या करना है आप कई बार जब देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा और अभी जब हम इसको लिखाएंगे एक एक करके तो आपको और समझ में आ जाएगा है ना। बहुत थोड़े थोड़े लिखाएंगे ज्यादा नहीं लिखाएंगे 1 लाइन 1.5 लाइन ऐसे लिखाएंगे
तो इन सारे सिद्धांतों को हमें क्या करना है, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन के लिए अगर ये हमें 7-8 पॉइंट जो हमने दिखाया है ये याद है तो आपका आंसर ये मान लीजिए कि 60% आंसर आप लिख लिए, है ना। अगर ये चीजें याद हैं तो माने 50 से 60% आपका आंसर तैयार है। भागीदारी, इससे तात्पर्य या भागीदारी से तात्पर्य विकास की मुख्य धारा में, विकास की मुख्य धारा में सभी का योगदान, वो चाहे किसी भी जाति, किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, जाति, धर्म, समुदाय या लिंग से हो, अब आगे लिखिए कानून का शासन। शासन द्वारा कानून का पालन, शासन द्वारा कानून का पालन निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए। शासन द्वारा कानून का पालन निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए। किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। बात समझ आ रही है? किस प्रकार पालन किया जाए? निष्पक्ष रूप से, और किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। एक बात और ध्यान रखना है, लिख लीजिए नहीं तो भूल जाओगे। कानून के पालन में, नीचे उसी में लिख लीजिए, कानून के पालन में मानवाधिकार का विशेष ध्यान रखा जाए। मानवाधिकार का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। अर्थात मानवाधिकार का उल्लंघन ना हो, अर्थात मानवाधिकार का उल्लंघन ना हो, मतलब किसी के मानव का अधिकार का उल्लंघन ना हो। कानून का पालन किस प्रकार से किया जाए? इस प्रकार से किया जाना चाहिए। अगला सहमति उन्मुख, सहमत उन्मुख अभी लिखा है ना, वही सर्वसम्मत उन्मुख निर्णय। सर्वसम्मत मतलब सभी के, सर्वसम्मत उन्मुख निर्णय लेने से सभी को न्यूनतम संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। सभी को न्यूनतम संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। जिससे किसी अन्य को हानि ना हो, जिससे किसी अन्य को हानि ना हो, मतलब नुकसान ना हो किसी को। अब यहाँ न्यूनतम संसाधन मतलब सबको मिलना चाहिए कि जिससे किसी को क्या हो, नुकसान ना हो, तभी तो सुधार होगा। भाई अगर किसी को जाति मिल गया, किसी को मिल गया तो कहाँ से शासन नहीं होगा ना। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? सबको मिलना चाहिए।
न्यूनतम मिलना चाहिए, लेकिन सबको मिलना चाहिए। आगे देखिए, भागीदारी और समावेशता, भागीदारी और समावेशता। सुशासन का उद्देश्य, सुशासन का उद्देश्य समता मूलक समाज को बढ़ावा देना, समता मूलक समाज को बढ़ावा देना, समता मूलक समाज को बढ़ावा देना, समता मूलक समाज को बढ़ावा देना एवं सभी को समान रूप से अवसर उपलब्ध कराना, एवं सभी को समान रूप से अवसर उपलब्ध कराना, अगला देखिए, प्रभावशीलता और दक्षता, प्रभावशीलता और दक्षता। शासन की नीतियों का क्रियान्वयन, शासन की नीतियों का क्रियान्वयन इस तरह से होना चाहिए कि, शासन की नीतियों का क्रियान्वयन इस तरह से होना चाहिए कि जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ प्राप्त हो, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ प्राप्त हो। इसी में अधिकतम उत्पादन के लिए, नीचे लाइन में कुछ कर लीजिएगा, अधिकतम उत्पादन के लिए मानवीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग, अधिकतम उत्पादन के लिए मानवीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग। अब यहां मानवीय संसाधन की बात की जा रही है, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर हम मशीन के द्वारा प्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा, मानव श्रम कम होगा ना भाई। जैसे अगर आदमी मानव के श्रम के द्वारा अगर कपड़े का बुनाई किया जाए, कपड़ा बनाया जाए, तो क्या होगा, अधिक मानव लगेंगे, अधिक लेबर की जरूरत होगी। लेकिन अगर मिल के द्वारा, मशीन के द्वारा उन कपड़ों का निर्माण किया जाए तो क्या होगा, कम समय में अधिक कपड़ों का क्या होगा, निर्माण किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, जब मशीन की भागीदारी ज्यादा होगी तो लेबर की भागीदारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, बेरोजगारी की स्थिति आएगी, रोजगार के अवसर कम होंगे, है ना, रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे ना। तो इससे क्या हो रहा है कि नहीं, मानवीय श्रम को जो है क्या किया जाए, उत्पादन में किया जाए, बस में मानवीय संसाधन को उसमें क्या किया जाए, नियोजित किया जाए, लगाया जाए। आगे लिखिए, उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व। समाज की बेहतरी के लिए, मतलब समाज की बेहतरी करने के लिए, समाज की बेहतरी के लिए सरकारी संस्थानों, सरकारी संस्थानों, निजी और नागरिक समाज संगठनों, निजी और नागरिक समाज संगठनों, निजी और नागरिक समाज संगठनों में उत्तरदायित्व का बोध, उत्तरदायित्व का बोध, नीचे लिखिए, इन संगठनों में उत्तरदायित्व के साथ, इन संगठनों में उत्तरदायित्व के साथ, उत्तरदायित्व के साथ ही
जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। उत्तरदायित्व के साथ जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। पारदर्शिता, पारदर्शिता मतलब जो काम, जो सारी चीजें हो क्या हो पारदर्शी तरीके से, गुप्त रूप से नहीं, गोपनीय रूप से नहीं, सबके सामने पारदर्शी तरीके से दिखाई पड़े कि हाँ पारदर्शी तरीके से क्या हो रहा है, काम हो रहा है ना। शासन के क्रियाकलाप में, शासन के क्रियाकलाप में पारदर्शिता होनी चाहिए। अर्थात सूचनाओं की प्राप्ति, अर्थात सूचनाओं की प्राप्ति आम जनता के लिए सुलभ होना चाहिए। सूचनाओं की प्राप्ति आम जनता के लिए सुलभ होना चाहिए। जवाबदेही, जवाबदेही सरकारी संस्थानों, सरकारी संस्थानों और निजी संगठनों को, सरकारी संस्थानों और निजी संगठनों को निश्चित समयावधि में, निश्चित समयावधि में संगठनों को निश्चित समयावधि में सभी हितधारकों को, सभी हितधारकों को सेवा प्रदान की जानी चाहिए, सेवा प्रदान की जानी चाहिए। इसके प्रति जवाबदेही, अब यहां केवल सरकारी संस्थान की बात नहीं की जा रही है, निजी संगठनों, निजी संस्थानों की बात की जा रही है। अगर कोई सेवा दी जा रही है तो क्या हो जवाबदेही, ये नहीं एक निश्चित समय में दी जाए। ये नहीं कि आज 4 दिन की बात है आप 6 महीने लगाओ, भाई 4 दिन की सूचना दी, 4 दिन में आप दीजिए। नहीं, आप पता चला है कोई चीज की जो है 6 महीने लटकाए हो, इसका मतलब ये नहीं है। आपकी जवाबदेही बनती है कि आप क्यों नहीं दे रहे हो, क्या कारण है, उन कारणों का उल्लेख करिए, तभी तो हुआ जवाबदेही। कि भाई निजी और सरकारी संस्था में आपने किसी सेवा के किसी विषय के विषय में आप सूचना मांग रहे हैं, जानकारी मांग रहे हैं, और कह रहे सर मेरा ये काम है, जा रहे हैं और आपका काम नहीं हो रहा, और उसकी एक समय अवधि मान लीजिए 1 हफ्ते का समय दिया गया, 10 दिन का समय दिया गया, कोई टाइम पीरियड दे दिया गया ना, तो उस टाइम पीरियड में वो चीज क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। इसका मतलब नहीं हो रहा तो इसका मतलब कि आप इस जवाबदेही नहीं होनी चाहिए। आप उसका कारण हमें बताएं, नहीं बता रहे, ठीक है, आप मौखिक नहीं बता चाहे लिखित रूप में, तो लिखित रूप में जल्दी कोई देता होगा, लिखित रूप में कोई देता होता नहीं, जो एक सत्य। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें कहां से होंगी, जब उत्तरदायित्व होगा तो जवाबदेही अपने आप बन जाएगी। उत्तरदायित्व से ही जवाबदेही का क्या होगा, निर्माण हो जाता है कि अगर आपको ये कार्य करने का दायित्व सौंपा गया तो आपने क्यों नहीं किया, आपकी जवाबदेही क्या होगी, बताइए कारण क्या है, क्या दिक्कतें थी। अगर वो दिक्कत है तो आप बताइए, अगर वो समाधान लायक समाधान किया जाएगा, नहीं समाधान लायक किया है, अगर आपकी लापरवाही है तो आपको दंडित किया जाएगा, भाई आपने क्यों नहीं किया। तो उसका एक तार्किक कारण है, उसके अनुसार चीजों को आपको क्या करना होगा, बताना होगा, करना होगा। क्योंकि कल आप लोग भी ब्यूरोक्रेट में बन के आएंगे तो आपके सामने भी ये चीजें क्या होंगी, उभर के आएंगी, आपके सामने भी प्रश्नों का उत्तर देना होगा। जब आप भी चयनित होकर आओगे तो आपके सामने भी ये प्रश्न उपस्थित होगा। कोई आ रहा है आपके सामने, सर मेरा ये काम है, मैडम मेरा ये काम है, तो करना है आपको ना। ये तो कब तक लटकाए हो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, चलो 4 दिन बाद आना, तो 4 दिन बाद फिर लगा बैठी है जिसका काम था, फिर आप फिर 10 दिन बाद आना,
तो भाई कब तक वो 10 दिन ऐसे चलता रहेगा? कब तक 10 दिन चलता रहेगा? तो जो जाएगा वो कहेगा सर कब तक 10 दिन? तो रिक्वेस्ट तो बताए सर, निकाल क्या है क्या नहीं, क्यों नहीं हो पा रहा? हम भी तो जाने क्यों नहीं हो पा रहा है? तो ये सारी आधारों पे ये सारी चीजें आपके सिद्धांत में आपने देखा। अब इसीलिए हमने थोड़े थोड़े एक एक डेढ़ लाइन में इसको लिखाया है, दो दो लाइनों में, कि जिससे क्या हो कि चीजें आपको आसानी से चीजों को आप दे सकें। ठीक है, तो वो 10 मिनट बाद फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक आप लोग पानी पी लीजिए, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए।